गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल मैंने आप लोगों को दिया था 3.2 एक्सरसाइज करने के लिए। तो उसमें कुछ बच्चों ने कहा है कि उनको 3.2 के क्वेश्चन जो वो समझ में नहीं आ रहे हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि आज आपको 3.2 के कुछ क्वेश्चन मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। उसके लिए मैंने वीडियो तैयार किया है, तो आप लोग ध्यान से इसको देखें और समझें। फिर अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप बेहिचक आप मुझसे कभी भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको जो 3.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ठीक है। वो स्टेटमेंट मैं एक बार पढ़ देता हूँ और फिर मैं आपको समझाता हूँ कि मैंने कैसे किया है। तो 3.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या करना है कि स्टेटमेंट को इक्वेशन बनाना है, फिर और उसको फिर सॉल्व करना है, और वो भी ग्राफिकली सॉल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम स्टेटमेंट को पढ़ेंगे और उसका इक्वेशन बनाएंगे, फिर उसको ग्राफिकली सॉल्व करेंगे। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें लिखा हुआ है, जो क्वेश्चन है वो पढ़ रहा हूँ। 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 took part in a mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. तो इसमें क्या करना है, मान लेते हैं लेट द नंबर ऑफ बॉयज़ आर एक्स। मान लेते हैं कि इसमें जो क्विज़ में जितने भी लड़कों ने पार्टिसिपेट किया है वो एक्स है उनका नंबर, यानी एक्स बच्चों ने किया पार्टिसिपेट। एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स आर वाई, तो हमने नंबर ऑफ बॉय एक्स ले लिया और नंबर ऑफ गर्ल्स वाई ले लिया है, ठीक है। केस फर्स्ट क्या कहता है, शुरू में ही देखिए लिखा हुआ है कि 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10, यानी कि टोटल 10 स्टूडेंट लेते हैं, यानी कि बॉयज़ और गर्ल्स दोनों मिला के 10 स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया। तो हमने सीधा लिख दिया x + y = 10, क्योंकि बॉयज़ और गर्ल दोनों मिलाकर कितने हैं, 10 है। तो हमने x + y = 10, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। सेकेंड केस क्या कहता है, सेकेंड केस में ये कहता है कि जो नंबर ऑफ बॉयज़ है वो 4 ज़्यादा है किससे, गर्ल्स से, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा था क्वेश्चन आपका कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स है, मान लीजिए यहाँ पे समझाऊंगा तो समझ आएगा आपको। मान लीजिए जो सेकंड केस कह रहा था वो कह रहा था कि जो लड़कियों की संख्या है वो लड़कों से 4 ज़्यादा है, यानी कि यहाँ पे नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो 4 मोर देन द बॉयज़ है। तो मान लीजिए ये लड़के हो गए और ये लड़कियाँ हो गई, ठीक है। तो लड़कों की संख्या हो गया x और लड़कियों की संख्या हो गया y। तो ये जो हैं लड़कियां जो हैं वो 4 मोर हैं, यानी कि 4 ज़्यादा हैं। ये जो लड़कियां हैं, मतलब ये जो नंबर ऑफ गर्ल्स है ये 4 मोर है। तो हम क्या करेंगे कि इसमें भी 4 ऐड कर देंगे, तो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है कि अगर यहाँ पे x है और y है, यानी लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या है, तो ये लड़कियों की संख्या 4 ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे कि लड़कों की संख्या में भी 4 ज़्यादा कर देंगे, तो ये दोनों हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। इक्वेशन हम इसी तरीके से बनाते हैं। तो यहीं पे मैंने वही किया है। तो x और ये y को मैं इधर लेके आया तो -y और 4 को उधर कर दिया -4। अब ये आपका सेकंड इक्वेशन हो गया, ठीक है। तो मैंने आपको फर्स्ट इक्वेशन बता दिया, सेकंड इक्वेशन बता दिया। अब इसको क्या करना है, आपको ग्राफ पे प्लॉट करना है। तो ग्राफ पे प्लॉट करना आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि इन दोनों इक्वेशन के दो इक्वेशन निकालेंगे और ग्राफ पे आप इसको प्लॉट करेंगे और देखेंगे कि जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वही हमारा सॉल्यूशन है। तो आप इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल लेंगे, वही हमारा सॉल्यूशन होगा, ठीक है। अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। तो सेकंड क्वेश्चन अभी मैंने किया नहीं है, मैं ऐसे आपको बता देता हूँ क्या करना है, क्योंकि बहुत सिंपल है। सेकंड क्वेश्चन में देखिए ध्यान से लिखा हुआ है 5 pencils and 7 pens together cost 50, where 7 pencil and 5 pens together cost 46। यहाँ पे मैं आपको छोटा समझा देता हूँ करना क्या है। जो सेकेंड पार्ट है कह रहा है कि तो मान लेंगे लेट द कॉस्ट ऑफ ए पेन, एक पेन का कॉस्ट x मान लेंगे और एक पेंसिल का कॉस्ट y मान लेंगे, ठीक है। मान लीजिए मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, आप इसको प्रॉपर लिखेंगे इस तरीके से। पेन का कॉस्ट जो है मैंने मान लिया x और पेंसिल का जो कॉस्ट है वो मान लिया मैंने y। यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा है कि 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स। तो एक काम कीजिए, पहले पेंसिल ले लीजिए, ठीक है। ये पेंसिल ले लीजिए और ये पेन हो गया। तो पेंसिल का हमने x मान लिया और पेन का हमने y मान लिया ध्यान से, ठीक है। तो कह रहा था 5 पेंसिल, तो 5 पेंसिल का क्या हो जाएगा 5x
और 7 पेन्स, 7 पेन क्या हो जाएगा 7y। अब दोनों का कॉस्ट जो है 50 है, तो दोनों का कॉस्ट ऐड कर देंगे इज इक्वल टू 50, यानी पहला इक्वेशन ये हो गया। और दूसरा कह रहा था कि 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स, तो ये 7 पेंसिल है तो 7x कर लीजिए, और 5 पेन्स है तो 5y कर लीजिए। ये दोनों का भी कॉस्ट जो है टोटल कितना है, इन दोनों का कॉस्ट जो टोटल है 46 है। ये तो बिल्कुल सिंपल था, इसलिए मैंने इसको किया नहीं कॉपी पे, ठीक है। तो ये आपका पहला इक्वेशन, ये आपका दूसरा इक्वेशन। इन दोनों को आपको क्या करना है, ग्राफ पे प्लॉट करना है, और जो इंटरसेक्ट पॉइंट है वही आपका सॉल्यूशन अगर निकाल देना है। तो पहला का दोनों क्वेश्चन आपका हो गया। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन भी मैंने थोड़ा सा किया है, आपको समझा दूंगा, आप पूरा कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि सेकंड क्वेश्चन क्या करना है। सेकंड क्वेश्चन क्या करना है कि हमें कंपेयर करना है। आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि a1/a2 b1/a2, ये सारे जो कोफिशिएंट होते हैं वो सारे कंपेयर करना है, और कंपेयर करके आपको बताना है कि उसमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या है और पैरेलल क्या है और कोइंसाइड क्या है। तो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि a1/a2 और b1/b2 इज़ नॉट इक्वल टू, देन वी विल से इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। अगर स्टार्टिंग में इक्वल नहीं होते हैं, a1 और b1 के ही कोफिशिएंट इक्वल नहीं होते हैं, तो उसको हम बोलेंगे इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। अगर स्टार्टिंग के a1 और b1 इक्वल होते हैं और c1 इक्वल नहीं होते तो उसको बोलते हैं पैरेलल लाइन। और अगर तीनों इक्वल होते हैं तो उसको बोलते हैं कोइंसिडेंट, ठीक है। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, इसी तरीके से आपको सारे क्वेश्चन को चेक करना है, और चेक करने के बाद आपको बताना है कि क्या इंटरसेक्ट है, पैरेलल है और कोइंसिडेंट है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे फर्स्ट का। तो फर्स्ट में आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ 5x - 4y + 8 = 0 और 7x + 6y - 9 = 0। तो हमने क्या किया, इसमें हमने स्टार्टिंग में चेक किया, तो 5/7 और यहाँ पे हो गया -4/6। ध्यान से देखिए, 5/7 - 4/6 ये दोनों इक्वल नहीं है, तो नहीं है तो यहाँ पे मैंने नॉट इक्वल कर दिया। तो जब इक्वल नहीं है तो इसके नीचे आप लिख देंगे, क्या लिखेंगे कि इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। यहाँ पे आप लिख दीजिएगा नीचे ब्रैकेट में कि इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, मतलब कि द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन आर इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। इस तरीके से आप कुछ भी अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं कि सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, तो इंटरसेक्ट हो गया। अब बाकी अगर ये केस को फॉलो करता है तो आप पैरेलल लिख देंगे कि ये दो जो सॉल्यूशन है या फिर जो लाइन है वो पैरेलल हैं। अगर इस सिचुएशन को फॉलो करेगा तो लिख देगा कि दीज लाइन्स आर कोइंसिडेंट है, ठीक है। तो तीनों केस को आप चेक करेंगे और सेकंड का भी सारा क्वेश्चन आप कर लेंगे। अब बात करेंगे थर्ड क्वेश्चन का। थर्ड क्वेश्चन मैंने नहीं किया है, लेकिन है ऐसे ही, मैं आपको समझा देता हूँ, यहाँ पे समझा देता हूँ, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में भी कुछ नहीं करना, यही करना है कि कंपेयर करना है आपको, यही सिचुएशन देखना है। बस इसमें दो चीज़ें आपको बताना है, एक बताना है कंसिस्टेंट और एक बताना है इनकंसिस्टेंट, ठीक है। दो बातें याद रखिए, एक बताना है कंसिस्टेंट और एक बताना है इनकंसिस्टेंट। अब यहाँ पे एक नया टर्म आ गया कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का। तो करना क्या है, कंसिस्टेंट किसे कहेंगे, पहला वाला सिचुएशन को आप क्वेश्चन करेंगे, सेकंड जो थर्ड वाला जो क्वेश्चन करेंगे तो उसमें कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर में अगर पहला वाला केस आता है, ये केस आता है, तो आप उसको लिखेंगे कंसिस्टेंट। अगर पैरेलल आता है, ये अगर सिचुएशन आता है, तो इसको आप लिखेंगे इनकंसिस्टेंट। कुछ नहीं है, थर्ड वाला क्वेश्चन में बिल्कुल ईजी है, इसी तरीके से कंपेयर कीजिएगा। बस क्या है कि सेकेंड वाले में हमें 3 नाम लिखना है, इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, पैरेलल लाइन और कोइंसिडेंट। और थर्ड वाले में हमें 2 ही नाम लिखना है, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो याद रखिए, कंसिस्टेंट का मतलब पहला वाला सिचुएशन को ही बोला जाता है कंसिस्टेंट, और इनकंसिस्टेंट जो है वो सेकंड वाले सिचुएशन को इनकंसिस्टेंट बोला जाता है। तो आपको थर्ड वाले क्वेश्चन में सारा चेक करना है और उसमें आपको बताना है कंसिस्टेंट क्या है और इनकंसिस्टेंट क्या है, ठीक है। आसान है, आप कर लीजिएगा इसको, बाकी कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन पे, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन भी ध्यान से देखिए, वही लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट। तो इसमें भी वही बताना है कि इसमें कंसिस्टेंट क्या है, इनकंसिस्टेंट क्या है। और अगर कंसिस्टेंट है, ये भी लिखा हुआ है एक टर्म कि अगर कंसिस्टेंट है तो उसका सॉल्यूशन भी निकालिएगा। तो फोर्थ वाले क्वेश्चन को आप शुरू में आप चेक कर लीजिएगा। फोर्थ में क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, फोर्थ क्वेश्चन को शुरू में चेक कर लिया। अगर इस सिचुएशन पे आता है, फर्स्ट वाले सिचुएशन पे आता है, तो इसका मतलब कंसिस्टेंट है। तो जब कंसिस्टेंट होगा तो उसको ग्राफ पे दिखा लीजिएगा। ग्राफ का मतलब उस दोनों इक्वेशन के आप 2 सॉल्यूशन निकाल लीजिएगा, ग्राफ पे दिखा दीजिएगा, और जहाँ पे दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे वही उसका
सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो फोर्थ वाला क्वेश्चन भी आप आराम से कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन का। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, स्टेटमेंट दिया हुआ है और स्टेटमेंट को क्या करना है, सॉल्व करना है इक्वेशन बना के। ठीक है, और इसमें ग्राफ पे नहीं करना है, इसमें जो है आपका जो है इसका आंसर निकालना है, प्रॉपर आंसर निकालना है। तो यहाँ पे फिफ्थ मैंने किया है वो समझा देता हूँ आपको। पहले क्वेश्चन में पढ़ लेता हूँ। क्वेश्चन जो है फिफ्थ का वो है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल गार्डन हुज लेंथ इज़ 4 मोर देन इट्स विड्थ इज़ 36। यहाँ पे दो बातें देखिए, एक ही लाइन में दोनों बातें कह दी गई है, ध्यान से देखिए। कह रहा है कि जो लेंथ है वो ब्रेथ से 4 मीटर ज़्यादा है और इनका जो पेरीमीटर का हाफ है, यानी देखिए शुरू में लिखा है हाफ द पेरीमीटर, यानी कि पेरीमीटर का जो हाफ है वो 36 है, यानी हाफ करने के बाद 36 कह रहा है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले मान लेते हैं लेट द लेंथ ऑफ गार्डन इज x मीटर, x मीटर गार्डन का लेंथ हो गया, और जो विड्थ है गार्डन का वो हम y मान लेते हैं। तो पहला केस क्या कह रहा था, पहला केस यही कह रहा था ना कि उसका जो लेंथ है, यहाँ पे देखिए समझिए ध्यान से, उसका जो लेंथ हो गया x और ब्रेथ हो गया y। ठीक है, तो क्या कह रहा था कि जो लेंथ है वो 4 ज़्यादा है, तो ये लेंथ हो गया और ब्रेथ हो गया। ठीक है, तो लेंथ 4 ज़्यादा है, यानी कि देखा जाए तो x जो है वो 4 ज़्यादा है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, y में भी 4 ज़्यादा कर देंगे, दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। यही बात यहाँ पे मैंने लिख दिया है। कह रहा था कि लेंथ जो है ज़्यादा है ब्रेथ से, कितना ज़्यादा है, तो 4 ज़्यादा है, तो इसीलिए मैंने y में भी 4 जोड़ दिया। तो वही मैंने यहाँ पे किया, x जो है इक्वल टू हो गया y प्लस 4। तो उसी तरह y को इधर लेके आइए, तो x माइनस वाई इक्वल टू 4, पहला इक्वेशन आपका तैयार हो गया। सेकंड केस क्या कह रहा था कि उनका पेरीमीटर का हाफ 36 है, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट में l प्लस बी, अपॉन में 2 मैंने कर दिया क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि हाफ है, तो अपॉन में 2 इज इक्वल टू 36, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, l प्लस बी, तो l प्लस बी इज इक्वल टू 36, और l की वैल्यू को पता है मैंने क्या माना है, l यहाँ पे हमने क्या माना है x, तो और b की जगह पे y, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। ये आपका सेकंड इक्वेशन हो गया। तो ये आपका फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। दोनों को आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर लीजिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, किसी तरीके से आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका जो है वो आंसर निकल जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं 6 क्वेश्चन की। तो 6 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 6 क्वेश्चन में कह रहा है कि गिव द लीनियर इक्वेशन। एक इक्वेशन दिया हुआ है 6 क्वेश्चन में, ये इक्वेशन दिया हुआ है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8। ठीक है, जो आपका इक्वेशन दिया हुआ है उसमें 6 क्वेश्चन का ये दिया है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8। अब क्या करना है आपको कि इसी तरीके से आपको अलग से लीनियर इक्वेशन बनाना है 2 वेरिएबल का, जो कि इसको 3 कंडीशन में फॉलो करे। पहला कंडीशन देखिए बुक में लिखा हुआ है इंटरसेक्टिंग लाइन, दूसरा पैरेलल लाइन और तीसरा कोइंसिडेंट लाइन। ये आपका मेन क्वेश्चन हो गया। और 3 आपको ऐसे बनाने हैं इक्वेशन जो यहाँ पे आपके बुक में 3 कंडीशन लिखे हुए हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइन और कोइंसिडेंट लाइन, तो इसी को फॉलो करे वो। ठीक है, तो एक काम करते हैं, ये मेन क्वेश्चन हो गया। तो पहला हम करते हैं, पहला क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन। तो आपको पता ना कि इंटरसेक्टिंग लाइन कब होता है, जब a1 अपॉन में a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2, जब ये फॉलो करेगा इस सिचुएशन को, तो इसका मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन है, तो हमें इंटरसेक्टिंग लाइन ही करना है। तो इसका मतलब क्या करना होगा, अगर हम इंटरसेक्टिंग लाइन का अगर ग्राफ खींचते हैं तो इसका मतलब हमें इसको बनाना पड़ेगा सबसे पहले, यानी कि a1 अपॉन में a2 और b1 अपॉन में b2 को इक्वल नहीं दिखाना है हमें, इक्वल नहीं है। तो सिंपल है, यहाँ पे 2 है तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे 3 ले लेते हैं, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे कोई नंबर 5 ले लेते हैं, यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे 9 ले लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए a1 अपॉन में a2 2/3 3/5, ये मैच नहीं कर रहा है, 2/3 3/5 मैच नहीं कर रहा, इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये इंटरसेक्टिंग कर सकता है। तो अपने मर्जी से कुछ भी आप ले सकते हैं, बस आप ध्यान रखिएगा कि इसको देख कर ही करना है। इंटरसेक्टिंग लाइन का मतलब ये हो गया a1 अपॉन में a2 b1 अपॉन b2 बराबर नहीं होना चाहिए, तो इसलिए आपने अपनी मर्जी से कुछ भी ले लिया। दूसरा कंडीशन कह रहा था आपका कि पैरेलल लाइन होना चाहिए। तो पैरेलल में क्या होता है, ये होता है पैरेलल में a1 अपॉन में a2 b1 अपॉन में b2 तो बराबर होते हैं, लेकिन c1 अपॉन में c2 बराबर नहीं होता है। तो हम क्या करेंगे, ऐसा इक्वेशन लेंगे जो दोनों को बराबर दिखाए और तीसरा बराबर ना दिखाए। तो हम यहाँ पे ले लिए, जैसे 2x है, मेन क्वेश्चन को हमें देखना होगा हर बार। तो 2x हो गया तो हमने नीचे 4x ले लिया, यानी कि 2 का डबल ले लिया 4। अब यहाँ पे 3y था तो इसका डबल ले लिया 6y, और 8 है तो यहाँ पे आप उसका डबल नहीं लेंगे,
कुछ भी और ले लीजिए, यहाँ पे डबल इस ले लिया क्योंकि इसको काटिए, 2 और 4 है तो काटेंगे कि 1/2 आ जाएगा, और 3 और 6 भी काटेंगे तो 1/2 आ जाएगा। तो हमें तो इन दोनों को बराबर करना है, लेकिन थर्ड वाला बराबर नहीं होना चाहिए, इसलिए 8 है तो यहाँ पे 10 लग लिए, 12 ले लीजिए, ठीक है। कुछ अलग ही लेना होगा, ठीक है, तो जिससे कि आपका इसका जो रेशियो है 2x और 4x का रेशियो है वो 1/2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी आप कर सकते हैं। थर्ड जो दिया था कोइंसिडेंट लाइन दिया था, तो कोइंसिडेंट का ये होता है सिचुएशन, तीनों बराबर होते हैं तो आपको ऐसा लेना होगा जो तीनों बराबर हो जाए। तो ये 2x है तो हमने 8x ले लिया, यानी कि कितना टाइम्स कर दिया, 4 टाइम्स कर दिया। देखिए ध्यान से, 2 4 जाए 8। तो इसका एक काम करना है, कुछ नहीं करना, सबका 4 गुना कर दीजिए। ये 2x है तो 8x कर दीजिए, 3 है तो इसका 4 गुना कितना होगा, 12y होगा। तो 2x का 4 गुना 8x, 3y का 4 गुना 12y, और 8 का 4 गुना 32, ठीक है। हमें तीनों का देखना होगा, तीनों को हमने बराबर कर दिया, यानी कि तीनों का रेशियो हमने इक्वल कर दिया। तो इसका मतलब ये आपका थर्ड के सिचुएशन को फॉलो करेगा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है। 7th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूँ ध्यान से। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ड्रॉ ए ग्राफ, 2 इक्वेशन दिए हुए हैं, उनका ग्राफ बनाइए, और ग्राफ बनाने के बाद एक्स एक्सिस से जो एक ट्रायंगल फॉर्म्ड होगा उसको सैडेड करना है, ठीक है, आपको सैडेड करना है। तो क्या किया है, पहले इक्वेशन तो ये रहा, तो x - y + 1 = 0, तो x - y = -1, और दूसरा इक्वेशन ये रहा। तो कुछ नहीं करना है, बिल्कुल ही आसान है। इसके 2 सॉल्यूशन मैंने निकाल लिए, पहले मैंने 0 रखा तो y आ गया 1, तो 0 1, फिर मैंने x रखा -1 तो y आ गया 0। 2 सॉल्यूशन निकाल लिए इस इक्वेशन के, इस इक्वेशन के भी 2 सॉल्यूशन निकाल लिए, दोनों ग्राफ पे दिखा दिए। ग्राफ पे दिखाने के बाद दोनों लाइन एक दूसरे को ऐसे, एक दूसरे को यहाँ पे इंटरसेक्ट करती हैं। देखिए ध्यान से, ये दोनों लाइनें हैं। अब यहाँ पे कह रहा था बुक में कि जो x एक्सिस है, ये वाला x एक्सिस है, ये ट्रायंगल को फॉर्म करेगा। तो देखिए ध्यान से, ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं और ये जो x एक्सिस है फॉर्म कर रहे, तो यही ट्रायंगल आपका बना है, तो ये मैंने सेट कर दिया। अगर क्वेश्चन में कहता है कि y एक्सिस जो फॉर्म कर रहा है, तो फिर देखिए ध्यान से, y एक्सिस तो इसको फॉर्म कर रहा है, ये वाला, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। अगर y कहता तो, लेकिन बुक में x बोला था, इसलिए हमें x वाले को देखना है कि x वाला कौन सा फॉर्म कर रहा है। तो ये वाला x वाला ये फॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो आपका ये भी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया, ज़्यादा हार्ड नहीं था। इसको प्रॉपर आप लोग कॉपी पे फटाफट करके सही तरीके से और मुझे आप लोग सबमिट कर दीजिएगा। फिर कल जो है हम इसके नेक्स्ट एक्सरसाइज को भी करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए भी मैं वीडियो बना दूंगा अगर आप लोग को समझ में नहीं आएगा तो, और कल हम उसके करेंगे। आज ये कंप्लीट आप लोग करके मुझे ये दिखा दीजिएगा, ठीक है। ओके।